Welcome to all of you in the Mangale biology classes. Myself Gunal Mangale. Student, in the last class we had discussed about the development of anthers. Anther is the part of stamen and stamen is the part of androecium and androecium is the part of flowers. फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम बनता है, एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन बनता है, स्टेमन के अंदर एंथर बनता है और उस एंथर का डेवलपमेंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आज हम पोलन रिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड हाउ आर द एंजाइम्स ऑफ टैपेटम्स आर वर्क. आपको मैंने बताया था टैपेटम के अंदर दो टाइप के एंजाइम फॉर्म होते हैं. वन इज टैपेटम के अंदर वन इज अल्फा ओके सेलुलेज. कहां पे अल्फा सेलुलेज. व्हाट इज दिस एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय टैपेटम. एंजाइम formed by tapetum. You know tapetum is the innermost layer of anther wall. Anther wall का innermost layer है tapetum और उससे दो टाइप के एंजाइम बनते हैं. पहला टाइप के एंजाइम में बताने वाला आपको अल्फा सेलुलेज. वो क्या करता है to dissolve the cellulose band of endothecium. ये क्या करता है डिसॉल्व करता है इसको सेलुलोज बैंड इन सेलुलोज बैंड कहां पर रहता है इन एंडोथीसियम. एंडोथीसियम जो है आपको पता होगा एंथर के वॉल में सेकंड लेयर के वॉल है एंडोथीसियम. उसके अंदर सेलुलोज बैंड रहता है और उसको डिसॉल्व करने का काम ब्रेक करने का काम कौन करता है अल्फा सेलुलेज. ओके बिफोर डेसन्स एंथर डेस होने के पहले. और दूसरा एंजाइम फॉर्म होता है टैपेटम में. सेकंड एंजाइम फॉर्म टैपेटम इज कॉल्ड एज कैलोज. ओके दैट इज सेकंड एंजाइम कॉल्ड एज कैलेज. कैलेज ये क्या करता है कैलेज विल डिसॉल्व व्हाट पोलर टेट्राड. डिसॉल्व करता है किसको कैलोज लेयर फ्रॉम डिसॉल्व कैलोज लेयर. कैलोज लेयर जो कहां रहता है पोलन टेट्राड के अंदर रहता है. पोलन रिंग के अंदर जो पोलन टेट्राड है उसको डिसॉल्व करता है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्पोर टेट्राड. कैलोज लेयर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्पोर टेट्राड. स्पोर टेट्राड में जो बाहर की साइड है उसमें पोलन रिंग पहले एक दूसरे को अटैच होते रहते हैं और टेट्राहेड्रल टेट्राड में तो दोनों को डिसॉल्व करने का काम सेपरेट करने का काम कौन करता है कैलेज करता है. और याद रखिए ये अल्फा सेलुलेज और कैलेज ये दो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है टैपेटम जो कि इनरमोस्ट लेयर है किसका एंथर के वॉल का. और भी आपको पता होगा टैपेटम के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन बोलते हैं क्या इसके अंदर के सेल जो है मल्टीन्यूक्लिएट रहते हैं. बाद में इसके अंदर स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल बनता है. वहां पे टैपेटम के अंदर स्पोरोपोलिन बनता है जो कि पोलन रिंग की बाहर की वॉल बनाता है ना. सो जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो डिहाइड्रेशन होता है. व्हाट इज डिहाइड्रेशन वाटर लॉस हो जाता है एंथर से एंड डिहाइड्रेशन कॉज ईच ऑफ द लोब ऑफ पोलन ग्रेन्स ओके मिक्स हो जाते हैं ना. पोलन ग्रेन जो लोब है वो दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं. मिडल लेयर ब्रेक हो जाता है और फिर पोलन ग्रेन मिक्स होने के बाद इस माइक्रोस्पोर एंजाइम कंटेंट हर एक माइक्रोस्पोर एंजाइम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन होते हैं और वो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं बाहर आते हैं. एंथर का डेसन्स होता है. ओके और कहां से होता है डेसन्स ये भी आपको मैंने बताया था. जो लाइन ऑफ डेसन्स है जहां से एंथर ब्रेक होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओके स्ट्रोमियम. क्या बोलते हैं स्ट्रोमियम. व्हाट इज स्ट्रोमियम. स्ट्रोमियम मतलब ऐसा प्लेस है कि जहां से क्या होता है एंथर जो है ब्रेक हो जाता है और एंथर से क्या होते हैं पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं ना. वहां से स्ट्रोमियम की जगह पे डेसन्स होता है एंथर का. आज मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन क्या है. व्हाट इज द पोलन ग्रेन हाउ इट फॉर्म. यू नो पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड इन द पोलन सैक्स. पोलन सैक सिंगल पोलन सैक इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम. जो सिंगल पोलन सैक है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं. और उस पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर
माइक्रोस्पोरोजेनिस होता है। मैंने पहले ही बताया था, जो आर्चिस्पोरेंजियन सेल से स्पोरोजेनस सेल बनती है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनती है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस यूनियन होने के बाद क्या बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 कोलोम्बिन बनते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको कोलोम्बिन का कैसे फॉर्मेशन होता है कोलोम्बिन के बारे में बताया है, माइक्रोस्पोरोजेनिस के बारे में डिस्कसिंग किया है, और आपको बताया था मैंने क्या स्ट्रक्चर ऑफ कोलोम्बिन अभी हम डिस्कस करेंगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain. Remember, pollen grain is also called as partially developed male gametophyte, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है, कौन सी जनरेटिव सेल है, वो क्या करती है, बाद में मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, और वो मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के अंदर एंट्री करते हैं। तो नॉर्मल पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो पोलन ग्रेन का 2 टाइप का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का देखोगे तो पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। वो कभी कभी रफ होता है, ओके, रफ होता है, स्पाइनी होता है, या फिर कभी कभी पोलन ग्रेन का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कभी कभी स्मूथ भी होता है। दिस इज स्मूथ, so this is rough enzyme, this is smooth enzyme in the pollen grain. और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे pollen grain का, if you see the internal structure of pollen grain, internal structure of pollen grain, तो pollen grain के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, ओके, क्या क्या है pollen grain के अंदर। तो इनर लेयर है pollen grain का, जिसको हम बोलते हैं इंटाइन, जो क्या प्रोड्यूस करता है, जर्म पोर्स। इंटाइन से क्या प्रोड्यूस होता है, जर्म पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके, जर्म पोर्स। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज इंटाइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन में क्या है, सेलुलोज और पेक्टिन है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन मैं आपको बता रहा हूं, ओके। और जो बाहर का पार्ट है वो क्या है, एक्साइन, याद रखिए, एक्साइन। सो एक्साइन के अंदर क्या बना हुआ है, और याद रखो ये बाहर के लेयर को बोलते हैं एक्साइन, और एक्साइन कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, कल ही मैंने बताया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है जो टैपेटन से सीक्रेट होता है, और वो पोलन ग्रेन के सराउंडिंग फॉर्म होता है एक्साइन, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन मेनी इयर्स प्रिजर्व होते हैं, सर्वाइव होते हैं, डिजेनरेट नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसकी वजह से स्पोरोपोलिन की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको डिग्रेड करने के लिए कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है अभी तक, ठीक है। और एंटाइन जो है, एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। अब ये भी याद रखो आप, जनरली बुक में नहीं दिया है ये पॉइंट, ये दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। एंजाइम को और एंटाइन को दोनों को कंबाइन हम क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। तो जनरली पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल है, आउटलाइन कैसी है, स्फेरिकल है, और साइज कितना है, 25 to 15 मिलीमीटर इन डायमीटर। एवरेज साइज ऑफ द पोलन ग्रेन इज 25 to 50 मिलीमीटर इन डायमीटर है, और साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय, इसके अंदर जो 2 लेयर है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाहर क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। सेल मतलब क्या है, सेल मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ओके, सेल वॉल रहेगा, क्योंकि प्लांट की सेल है इसलिए सेल वॉल है, प्लांट की सेल है इसलिए सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो पोलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलोगे, इट इज यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट। और कहां बनता है, एंथर के अंदर बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनिस प्रोसेस में बनता है पोलन ग्रेन। और सेंटर में क्या रहता है बेटा, सेंटर में आपको पता है न्यूक्लियस रहता ना, और दिस इज अबाउट द साइटोप्लाज्म। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया किसका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पहले शुरुआत में जब पोलन ग्रेन बनता है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस रहता,
बाद में उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और उसकी वजह से एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल बनती है ना, कहां से, पोलन ग्रेन से। तो उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जान ले, बाद में हम डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन कैसे होती है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। कुछ प्लांट में पोलन ग्रेन 2 सेल का होता है, कुछ प्लांट में पोलन ग्रेन के अंदर 3 सेल भी बनते हैं। तो अलग अलग प्लांट का अलग अलग एग्जांपल है। सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा। और एक बात याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एंजाइम है बाहर की वाल है, आप देख रहे हो डायग्राम में जहां पे एंजाइम है, ओके, पोलन ग्रेन के सराउंड एंजाइम है, मगर जहां पे जर्म पोर है, जहां पे क्या है, जर्म पोर। आप बोलेंगे जर्म पोर क्या है सर? जर्म पोर मतलब ऐसा पोर, ऐसा प्लेस जहां पे एंजाइम एब्सेंट है। और जर्म पोर इज द प्लेस थ्रू विच एंटाइन कम आउट टू फॉर्म पोलन ट्यूब। जर्म पोर ऐसा प्लेस है कि जहां से क्या होता है, एंटाइन से क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है ना। इसलिए जहां पे जर्म पोर है वहां पे एंजाइम एब्सेंट है। और ये भी याद रखो, कुछ प्लांट में जर्म पोर की संख्या 3 होती है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइपोरेट। फॉर एग्जाम्पल डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट में अगर आप देखते हो तो पोलन ग्रेन के ऊपर 1 2 3 जर्म पोर है, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्राइपोरेट। और जो मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन के ऊपर एक ही जर्म पोर फॉर्म होता है ना, एक ही जर्म पोर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं यूनिपोरेट। When the germ pores are 3 in number on the pollen grain, germ pore is the place where enzyme is absent. Germ pore is the place through which enzyme come out to form pollen tube, and the germ pores are varied number in pollen grains. They are 3 in number in the dicot plants, and they are single number, that is mono or uniporate in the monocot plants. Number of germ pores are different in different plants. So this is about the structure of pollen grain. और आउटर जो लेयर है एंजाइम वो डिसकंटिन्यूअस है, इनर लेयर जो है कंटिन्यूअस है, ओके। और जर्म पोर्स भी है वहां पे जहां पे स्पोरोपोलन एब्सेंट है। और एंजाइम के अंदर क्या रहता है, सेलुलोज पेक्टिन, अंदर साइटोप्लाज्म है और पोलन ट्यूब भी फॉर्म होते हैं। कहां से, एंजाइम से, जर्म पोर से। जर्म पोर से क्या होता है, एंजाइम बाहर आता है और वो पोलन ट्यूब बनाता है। जर्म पोर्स आर नेचुरल गैप। जर्म पोर क्या है, नेचुरल गैप है, ओपनिंग है, जिसके द्वारा ओके ऑक्सीजन अंदर जा सकता है, वाटर अंदर जा सकता है, ओके, या न्यूट्रिएंट अंदर जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स, लाइट भी जा सकता है अंदर, एयर जा सकती है कहां पे, पोलन ग्रेन के अंदर। तो ये नेचुरल ओपनिंग है जो जर्म पोर बोलते हैं, उसको पोलन ग्रेन को प्रेजेंट रहता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं मैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आई होप पोलन ग्रेन में आपको कुछ डाउट नहीं होगा, ओके। पहले माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर एक दूसरे के, माइक्रोस्पोर टेट्राएड के फॉर्म में बनते हैं, टेट्राएड के फॉर्म में, टेट्राहेड्रल टेट्राएड के फॉर्म में, बाद में सेपरेट हो जाते हैं और उससे पोलन ग्रेन बनता है, ओके, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते थे ना। नेक्स्ट, और ये भी याद रखो, जब पोलन ग्रेन का एग्जाम रफ है, when the enzyme of the pollen grain rough, they are generally pollen grains form insect pollinated flowers or bud pollinated flowers। जिस फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है या फिर बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उसमें जो एंजाइम है पोलन ग्रेन का वो कैसे रहता है, रफ रहता है, स्पाइनी रहता है। एंजाइम ऑफ द पोलन ग्रेन इज रफ और स्पाइनी वेयर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स या बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर में। और जो प्लांट विंड द्वारा या वाटर द्वारा पॉलिनेट होते हैं, when the pollination occurs with the help of wind or water, they are having smooth enzymes। स्मूथ एंजाइम रहता है किसमें, एनिमोफिली में और हेटेरोफिली में स्मूथ एंजाइम रहता है। एंटोमोफिली में और ऑर्निथोफिली में एंजाइम जो है रफ रहता है, ठीक है, स्टिकी रहता है थोड़ा सा, चलो रफ। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बाद मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ओके, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, आपको स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन क्लियर हो गया। मैंने बोला था
पोलन ग्रेन में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस से बाहर था वो स्पोरोपोलिन है और वो हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है व्हिच विथस्टैंड Sporopollen is the hardest substance present in the exine of pollen grain and it can withstand means survive होता है, break नहीं होता है, कहाँ पे high temperature में, strong acidity में, alkali condition में और कोई भी एंजाइम नहीं है कि जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके. ओके, एक्साइन हैज अपर्चर, एक्साइन के अंदर कुछ अपर्चर है, पोर है जहाँ पे जर्म पोर बनता है और स्पोरोपोलिन जहाँ पे एब्सेंट है and pollen grains are preserved in a fossil form. इसलिए मैंने बोला आपको pollen grain ज्यादा दिन preserved form में रहते हैं. preserved form means remain as it is in a preserved form, not destroyed. ओके, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पोरोपोलिन है और इसलिए वो प्रिजर्व होते हैं फॉसिल फॉर्म में और प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन का ही बेनिफिट है ना उसको, किसको? पोलन ग्रेन को, कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते. एंड एक्साइन एग्जिबिट पैटर्न ऑफ डिजाइन्स. एक्साइन के अंदर क्या है? अलग अलग पैटर्न है. एक्साइन के अंदर अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग कलर भी फॉर्म होते हैं. कैरेक्टरेट पिगमेंट भी होता है उसके अंदर, एक्साइन के अंदर, और उसकी वजह से पोलन ग्रेन को कलर मिलता है. इंटाइन में क्या है? इनर वॉल है, कंटिन्यूअस है, जो सेलुलोज पेक्टिन से बनती है जिससे पोलन ट्यूब फॉर्म होती है. ओके, और बाद में थोड़ा सा हम वायबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पोलन ग्रेन के. उसके पहले मैं बताऊंगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है बेटा? पहला डेवलपमेंट होता है इन द पोलन सैक. इन द पोलन सैक मतलब पोलन ग्रेन जो डेवलप होता है पहले पोलन सैक के अंदर डेवलप होता है. उसको हम बोलेंगे बिफोर पॉलिनेशन. बिफोर पॉलिनेशन मतलब पहले तो आपको पता है पोलन ग्रेन के अंदर एक ही न्यूक्लियस था. अभी क्या होगा? अगर ये पोलन ग्रेन है जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस था, ये क्या है? एक्साइन है. दिस इज व्हाट एक्साइन. और जहां पे एक्साइन है वहां पे जंप नहीं रहता, और जहां पे जंप हो वहां पे एक्साइन नहीं है. तो ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है. बाद में क्या होता है इस पोलन ग्रेन में? जो सिंगल न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और फिर एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं. ओके, और उसके अंदर और एक सेल बन जाती है. जंपोर की जगह पे जंपोर है, बाकी का कुछ चेंजेस नहीं है. ओके, और ये क्या हो गया? फिर सेल के अंदर एक सिंगल सेल थी, उसके अंदर दो सेल बनते हैं. ओके, पोलन ग्रेन के अंदर पहले एक ही सेल थी, अब दो सेल बन गए. कौन से दो सेल बन गए? जो बड़ी सेल है उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल बोलते हैं. ओके, जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है. और दूसरी जो सेल है दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल. ऐसे दो सेल बनते हैं. नो डाउट आपको पता है दोनों सेल में फर्क क्या दिख रहा है आपको. और यहाँ पे डिवीजन कैसे हो रहा है? एक सेल से दो सेल अगर बनते हैं तो उसको बोलेंगे हम माइटोसिस. ओके, क्या बोलेंगे? फर्स्ट माइटोसिस बोलेंगे. याद रखो, जब पोलन ग्रेन बना तो मियोसिस हुआ था. माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब पोलन ग्रेन बना था, 4 पोलन ग्रेन बने थे, उसको मियोसिस बोलते थे. अभी पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है, एक सिंगल न्यूक्लियस, उसके अंदर दो सेल बनते हैं तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट माइटोसिस बोलेंगे. और डिवीजन कैसा है? आसिमेट्रिक है. आसिमेट्रिक का मतलब एक छोटी सेल बनती है, एक बड़ी सेल बनती है. बड़ी सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल. वो कैसी है? बिगर है, अबंडेंट फूड रिजर्व है उसके अंदर. लार्ज इरेगुलर सेपरेट न्यूक्लियस भी है ना. वहां पे सेल का साइज बड़ा है, अबंडेंट रिजर्व फूड न्यूक्लियस है, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल भी है. और उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस जो है इरेगुलर है, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल. याद रखो, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव सेल के अंदर एक छोटा सा वैक्यूल भी रहता है. वैक्यूल नाम का पार्ट में रहता है वेजिटेटिव सेल के अंदर. और जनरेटिव सेल क्या है? स्मॉल सेल है, स्पिंडल शेप्ड सेल है. कौन? जनरेटिव सेल. फ्लूइड होती है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में. क्योंकि जनरेटिव सेल को सेल वॉल फॉर्म नहीं होता, इसलिए वो क्या होती है? फ्लूइड होती है. कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में. कौन? जनरेटिव सेल. कंपैरेटिवली उसका साइज स्मॉल है. जनरेटिव सेल का साइज स्मॉल है. ओके, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लूइड होती है, स्पिंडल शेप्ड डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है. किसके अंदर? जनरेटिव सेल के अंदर भी
न्यूक्लियस फॉर्म होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट माइटोसिस हुआ। और ये दोनों सेल के अंदर मैंने डिफरेंस बताया। विजिलिटी सेल कैसे है, बिगर है, जिसके अंदर अबंडेंट रिजर्व फॉर मेटल है, लार्जली रेगुलर न्यूक्लियस है। ओके, और डिवीजन जो हुआ माइटोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, और ये जो डेवलपमेंट होती है, यहाँ तक जो डेवलपमेंट होती है उसको बोलेंगे हम फर्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन द पोलन सैक। पहली डेवलपमेंट कहाँ हो गई, इन द पोलन सैक हो गई। बाद में क्या होगा, पोलन ग्रेन पोलन सैक से निकलेगा, एंथर से निकलेगा, और कहाँ पे जाके गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा ना। तो फर्दर डेवलपमेंट जो होती है पोलन ग्रेन कहाँ होगी, स्टिग्मा के ऊपर होगी। याद रखो, याद रखो 60% एंजियोस्पर्म में जब पोलन ग्रेन 2 सेल का होता है तो अंदर से निकल जाता है। इसमें बोल रहा हूं 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब पोलन ग्रेन 2 सेल का होता है तो एंथर से निकल जाता है, पोलन सैक से निकल जाता है और स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है ना 60% एंजियोस्पर्म में। और रिमेनिंग जो सेल है मतलब 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता होगा फिर, याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जवार प्लांट है या रिमेनिंग 40% जो प्लांट है उसमें क्या होता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। जनरेटिव सेल जो है अंदर ही डिवाइड हो जाते और उसका क्या बनता है, 2 मेल गैमेट बन जाते ना। किसमें बोल रहा हूं, रिमेनिंग प्लांट्स 60% में क्या हुआ था, 2 सेल का हुआ था। रिमेनिंग प्लांट जो है उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन 3 सेल का बनता है। एंड व्हेन दैट पोलन ग्रेन बिकम 3 सेल्ड दे सेट ऑन द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है और फर्दर डेवलपमेंट जो उसकी स्टिग्मा के ऊपर होती है ना। तो ये भी याद रखो। ओके राइट, सो ये हो गया 2 सेल। अभी नेक्स्ट डेवलपमेंट कहाँ होगी, ऑन दी स्टिग्मा। सेकंड डेवलपमेंट इज ऑकर ऑन द स्टिग्मा, मींस आफ्टर पॉलिनेशन ना, आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के बाद, पॉलिनेशन होने के बाद ये पोलन ग्रेन कहाँ पे जाके गिरता है, स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है और उससे क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है ना। कहां से, जर्म पोर से। जर्म पोर से जब पोलन ट्यूब बनती है, एट दैट टाइम द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर, साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर एंटर इन द पोलन ट्यूब। और उसके अंदर मैंने बोला था जो विजिलिटी सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। राइट ना, करेक्ट ना। सो ये न्यूक्लियस सेपरेट है और होता क्या है, आगे आगे जाता है, आगे आगे जाता है ट्यूब न्यूक्लियस जो गाइडलाइन करता है जनरेटिव सेल को, और उसके पीछे पीछे जाता है कौन, जनरेटिव न्यूक्लियस उसके पीछे पीछे जाता है। ओके, बिहाइंड द ट्यूब न्यूक्लियस जाता है। और फाइनली व्हाट हैपन, द पोलन ट्यूब elongates and form fully developed male gametophyte। मैं इसको पार्शियली डेवलप्ड बोला था, इसको फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ फुल्ली डेवलप्ड, क्योंकि यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस जो है, जनरेटिव सेल जो है उससे क्या बनते हैं बेटा, द जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। ये जनरेटिव सेल से क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं। और जो ट्यूब न्यूक्लियस है एडिट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब मेल गैमेट बनने चाहिए, 2 मेल गैमेट बनने चाहिए, तब क्या हुआ, ये होगा फर्स्ट माइटोसिस। और यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है बोलो क्या, सेकंड माइटोसिस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेल गैमेट बनाना है पोलन ग्रेन में तो 2 माइटोसिस होते हैं और एक मेयोसिस होता है। मेयोसिस तो बताने की जरूरत नहीं, पहले ही बता चुका हूं मैं। मेयोसिस जो एंथर के अंदर हुआ था, पोलन सैक के अंदर हुआ था, स्पोरोजेनेसिस के टाइम में हुआ था। अभी माइटोसिस हो रहा है और माइटोसिस में आपको पता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बनता है। और पोलन ग्रेन हेप्लॉइड थे तो मेल गैमेट भी हेप्लॉइड बनेंगे और 2 मेल गैमेट जो है हेप्लॉइड बन जाते हैं। और इस तरीके से ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फिनिश हो चुकी है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो पॉइंट है वो फिनिश हो चुका है। मैंने बोला था आपको 2 सेलुलर स्टेज जो है 60% एंजियोस्पर्म में होता है और रिमेनिंग प्लांट में क्या होता है, 3 सेलुलर पोलन ग्रेन जो है लैंड होता है ना स्टिग्मा के ऊपर, सीड होता है स्टिग्मा के ऊपर और डेhiscence ऑफ एंथर होता है। और पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं,
मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, दे हैव लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर कब गिरना चाहिए? बिफोर दे लूज वायबिलिटी। मतलब वायबिलिटी मतलब क्या है? ऐसा पीरियड है कि जो पोलन ग्रेन गिरने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन तक रहता है, उसको मतलब वायबिलिटी पीरियड। सो if the pollen grains viability is changed, so viability period of the pollen grain is variable in different plants and different atmospheric condition like temperature and humidity। हर एक पोलन ग्रेन की वायबिलिटी पीरियड जो है अलग अलग है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहां पे रहने वाले एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर वहां पे पोलन ग्रेन की वायबिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, नीट में क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन ऑफ सम सीरियल प्लांट्स जिसको हम तृणधान्य बोलते हैं, उसमें क्या होता है? राइस में, व्हीट में, ये जो सीरियल प्लांट है उसमें वायबिलिटी जो पोलन ग्रेन की है वो 30 मिनट्स है खाली। इसमें इन द सीरियल प्लांट लाइक व्हीट एंड राइस द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ओनली 30 मिनट्स एंड सम ऑफ द प्लांट लाइक फैमिली ल्यूग्यूमिनेसी जिसको पॉड आते हैं, ल्यूग्यूम होते हैं, रोजेसी एंड सोलेनेसी, उसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तक रहती है। इसका मतलब प्लांट में क्या होता है? पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो चेंज होती है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, सीरियल प्लांट में 30 मिनट तक रहती है और सोलेनेसी प्लांट फैमिली, ल्यूग्यूमिनेसी फैमिली और रोजेसी फैमिली में क्या होता है? पोलन ग्रेन की वायबिलिटी 1 मंथ तक रहती है। क्यों रिपीट किया? क्योंकि नीट में आया था क्वेश्चन, इसलिए रिपीट किया हूं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? यूजेस क्या है? क्या बेनिफिट है पोलन ग्रेन का? पोलन ग्रेन के अलग अलग बेनिफिट है। आपको पता होगा पोलन बैंक भी अवेलेबल है जहां पे रेयर प्लांट के पोलन ग्रेन हम प्रिजर्व करते हैं। पोलन ग्रेन से हम आजकल टैबलेट बनाते हैं जो न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट बोल के सप्लाई करते हैं। पोलन ग्रेन से आपको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है पोलन ग्रेन से। सो रिच इन द न्यूट्रिएंट्स एंड पोलन ग्रेन टैबलेट्स आर यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट। पोलन ग्रेन की टैबलेट्स आजकल मिलते हैं आपको एज ए फूड सप्लीमेंट, मतलब पर्यायी जो फूड, मतलब हम प्रोटीन बोल के, प्रोटीन सोर्स बोल के हम यूज कर सकते हैं उसको। और फूड सप्लीमेंट एंड पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स आर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। एथलीट जो प्लेयर्स है जिसको गेम में परफॉर्मेंस बढ़ाना होता है, प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है, उसको हम पोलन के टैबलेट्स या पोलन का सिरप दे सकते हैं पीने के लिए या खाने के लिए। और पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं कहां पे? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं पोलन ग्रेन को। वहां पे टेम्परेचर चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज डन इन द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस टेम्परेचर में हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। पोलन ग्रेन जहां पे स्टोर होता है उसको। और ये मैंने बोला आपको 2 सेल का पोलन ग्रेन है। और प्रिजर्वेशन में क्या होता है? पोलन बैंक में हम जो प्लांट के पोलन ग्रेन यूजफुल है उसको ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिस प्लांट को जहां चाहिए। पोलन ब्रीडिंग प्रोग्राम में, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में जहां जो प्लांट के पोलन ग्रेन चाहिए वहां पे कैरी करके अलग अलग प्लांट का क्रॉसिंग कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। और पोलन ग्रेन सम ऑफ द प्लांट एग्जांपल पार्थेनियम है जिसको हम कैरेट घास बोलते हैं। पार्थेनियम, कैरेट घास, कांग्रेस घास जो बोलते हैं, वो पोलन ग्रेन एलर्जिक है, जिसकी वजह से क्या होती है? एलर्जी भी होती है। मतलब स्नीजिंग होता है, इचिंग होता है स्किन के ऊपर, रेडनेस होती है स्किन के ऊपर, उसको हम एलर्जन बोलते हैं। एलर्जन मींस एलर्जी कॉजिंग एजेंट बोलते हैं। कुछ पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी होती है और लीड टू द क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक मतलब ज्यादा दिन, लॉन्ग टर्म क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, जैसे कि अस्थमा है, दमा बोलते हैं हम उसको, और ब्रोंकाइटिस है। ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, किसकी वजह से? पोलन ग्रेन की वजह से। सो दिस इज अबाउट ओवरऑल पोलन ग्रेन का मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में बताया। इंफॉर्मेशन तो मोस्टली दिया है। पोलन ग्रेन के एलर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको। अलग अलग पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन से अलग अलग प्रोडक्ट भी मिलते हैं आपको। पोलन का पाउडर मिलता है, टैबलेट मिलती है, और स्पेस ट्रैवलर भी यूज कर सकते हो उसको। स्पेस ट्रैवलर मतलब
जो अंतराल गिर है उनको प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है, खाना ज्यादा नहीं खाते हो, मतलब ज्यादा दिन उनको भूखा रहने की हैबिट होनी चाहिए, तो उनको न्यूट्रिएंट बोल के हम पोलन का सिरप या टेबलेट्स एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन हम दे सकते हैं। और these products are banned and मतलब ये बैन किया गया है कुछ लोगों को यूज करने से। और पोलन बैंक भी होती है, जैसे सीड बैंक होती है, वैसे पोलन बैंक भी होती है, जहाँ पे रेयर प्लांट के पोलन में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पे पोलन बैंक में, ठीक है ना। ओके, बाकी डिएशन कैसे होते हैं पोलन बैंक का मैंने पहले बताया आपको। पोलन बैंक का डिएशन जो होता है, सॉरी एंथर का जो डिएशन होता है कैसे होता है, एंथर के अंदर जो स्ट्रोमियम नाम का पार्ट है, ये यहाँ से एंथर ब्रेक हो जाता है ना, और ये जो पोलन ग्रेन थे, कहाँ पे पोलन सैक के अंदर जो पोलन ग्रेन थे वो पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं, कहाँ से, स्ट्रोमियम से। स्ट्रोमियम क्या है, एक प्लेस है जिससे क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं, कहाँ से, एंथर से, उसको हम बोलते हैं डेसेंस ऑफ एंथर। और उसके लिए अलग अलग एंजाइम यूज करते हैं ना डेसेंस के लिए। मैंने बोला आपको अल्फा सेलुलेज है जो टैपेटम में बनता है, डेसेंस ऑफ एंथर के लिए हेल्प करता है, एंडोथेलियम का जो लेयर है उसको ब्रेक करता है, कौन, अल्फा सेलुलेज। और जो टेट्राइड होता है ना, टेट्राइड, उसको ब्रेक करने के लिए कैलेज बनता है, कैलेज। पोलन टेट्राइड के अंदर पोलन रिंग को सेपरेट करने के लिए कैलेज एंजाइम बनता है। तो ये दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। और पोलन ग्रेन के अंदर, सॉरी पोलन टेट्राइड के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो दोनों को सेपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। और ये कैसे ब्रेक होता है, दैट इज लाइन ऑफ डेंसेंस इज लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब पोलन ग्रेन के अंदर ये ऐसे ये लॉन्जिट्यूडिनल लाइन है ना, साइड से ब्रेक होता है, साइड से ब्रेक होता है पोलन ग्रेन, उसको लॉन्जिट्यूडिनल लाइन बोलते हैं। वहां से पोलन ग्रेन का क्या होता है, ब्रेकेज होता है और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं ना। ओके, टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट ऐसी कंडीशन है। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब जहाँ पे 4 स्पोरेंजिया होते हैं, पहले 4 अलग अलग स्पोरेंजिया होते हैं। और बाइस्पोरेंजिएट का मतलब यहाँ पे 2 स्पोरेंजिया, इधर के 2 स्पोरेंजिया कंबाइन हो जाते हैं, इधर के 2 स्पोरेंजिया कंबाइन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बाइस्पोरेंजिएट। पहले टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, बाद में बाइस्पोरेंजिएट हो जाता है, और बाइस्पोरेंजिएट होने के बाद पोलन ग्रेन अंदर से चले जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डेसेंस ऑफ एंथर। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पॉइंट पूरा कवर किया है। कल मैं आपको इसको प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। ओके, मेन रिपोर्ट डिपार्टमेंट जो है एंथर, पोलन ग्रेन, इसके ऊपर मैं आपको प्रॉब्लम लूंगा, कल डिस्कशन करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल। The line of dehiscence and results in the shedding of several thousand pollen grains. Are you aware that in cereals such as jowar, the pollen grains are shed at the 3-celled stage, whereas in 60% of angiosperms, which include plants such as hibiscus, the pollen grains are shed at the 2-celled stage? Pollen grains, which represent the male gametophyte, come in a wide variety of sizes, shapes and colors. A typical pollen grain, however, is spherical in shape and has a diameter measuring about 25 to 50 micrometers. It is surrounded by 2 layers of wall, exine and intine. Exine, the hard outer layer, is made up of sporopollenin, a tough organic material capable of resisting high temperatures and strong acids, alkalis and all natural enzymes. Hence, pollen can be well preserved as fossils. However, sporopollenin is not present in the germ spore, an aperture present in the exine through which we see the germination of the pollen tube. Intine, on the other hand, is a thin and continuous inner layer of wall composed of cellulose and pectin.
On the inner side of the intine is the plasma membrane that surrounds the pollen grain's cytoplasm. When pollen grains land on the stigma, they germinate into a pollen tube that carries the male gametes towards the embryo sac. This ability of the pollen grain to deliver the male gametes to the embryo sac is called pollen viability. However, factors such as temperature and humidity affect pollen viability. Moreover, pollen grains of different plants have different periods of viability. Pollen grains of cereals such as wheat and rice lose their viability within 30 minutes of their release. Whereas pollen grains of some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae remain viable for months. Pollen grains, which play a vital role in plant reproduction, are also often consumed by human beings as they are rich in nutrients. Pollen products, in the form of tablets and syrups, are commonly spotted on shelves of supermarkets. Moreover, pollen is also stored in pollen banks in liquid nitrogen at 196 degrees centigrade. The pollen is later used in plant breeding programs. Pollen grains, however, can trigger allergies in some people and can cause asthma and bronchitis. In fact, the weed carrot grass or Parthenium hysterophorus and its pollen, found in non-cultivated lands in Punjab, causes allergies such as eczema, dermatitis, and other skin diseases. Pollen, formed inside